उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सब लोग इतनी दूरी से और इतना बड़ा मन तैयार करके देवभूमि की इस कार्यशाला में आए, एक सक्रिय प्रबंधन और प्रेरणा की तरह से यहाँ उपस्थित हुए। आप सबका मैं उत्तराखंड निवासी होने के नाते हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाइयों और बहनों, एक शिक्षक के लिए मेरी समझ से पहली शर्त है समाज की पहचान। और समाज की पहचान ऐसी हो जिसमें क्षमता और न्याय की आकांक्षा हो। भाइयों, 1973 में जब मैं बीएससी का छात्र था तो जिस जिले में मैं पढ़ता था वहां के लोग अपने हकों के लिए एक आंदोलन कर रहे थे और वो आंदोलन वो गांधीवादी तरीके से कर रहे थे, जिसमें उनकी अस्मिता की लड़ाई थी। हम लोग न जाने किस तरह इस आंदोलन से जुड़े। उन लोगों के पास उठना बैठना था, गांव का इलाका था, रोज घर में चर्चा होती थी और शायद इसी कारण हम उस आंदोलन में चले गए। वह आंदोलन देश और दुनिया में आज पर्यावरण की रक्षा के आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसे चिपको आंदोलन कहते हैं। लेकिन वह वास्तव में चिपको आंदोलन वहां की मां बहनों के द्वारा एक हक का आंदोलन था। मैं जिस इलाके से आता हूं वहां पर आज भी एक मां का जीवन, एक मां का, एक बहन का सुबह से शाम तक 8 से 10 घंटे जंगल से लकड़ी टीपने, घास लाने, गांव से कुछ दूर से पानी लाने, इन कामों में व्यतीत होता है। बहुत सी विकास की बातें अपनी जगह पर हैं, पर लकड़ी लाने में मेरी मां का, मेरी बहन का जो समय लगता है, उसकी पीठ पर जो बोझ होता है, उसे कम करने का कोई विज्ञान या कोई तकनीकी आज भी नहीं है। हमारे घरों में तरह तरह के चूल्हे होते हैं, लेकिन गरीब का चूल्हा आज भी जंगल की लकड़ी से जलता है। मैं जिस समाज में पढ़ाता हूं वहां पर 500 या 1000 रुपए की समाज कल्याण की पेंशन के लिए लोगों की लाइन लगती है। यह बात सही है कि हिमालय के पारिस्थितिकीय तंत्र का जो योगदान है, जो देश के लिए सेवाएं हैं, वो अकल्पनीय है। लेकिन लोगों का जो वहां पर जीवन है वो बेहद कष्टमय है। इन सब बातों का हमारे मस्तिष्क पर गहरा असर था और अपनी पढ़ाई पूरी करके जब 1979 में मैं एक इंटर कॉलेज में शिक्षक के रूप में आया तो मेरे चारों ओर भी ऐसा ही वातावरण था। दूर दूर जंगलों के लिए जंगल दूर दूर होते जा रहे थे, घास की समस्या, मां बहनों के बाद तरह तरह के जो कष्ट है, हमने अपने तरीके से गांव में जाकर के एक शिक्षक के पास समय बहुत होता है,
वह 10 से 4 बजे तक ही तो अपने विद्यालय में रहता है, शेष समय तो उसके पास है ही है। तो हम किसी नजदीक के स्कूल गांव में जाते थे, जिस गांव के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने आते थे, और वहां पर उन बच्चों को कहते थे कि आज हम आपके गांव में आएंगे, आपके गांव के प्रधान जी, लाइट ये सरपंच जी को आप बताना कि गुरुजी आज आ रहे हैं। उसका लेवल तो गांव में गुरुजी शिक्षा जो बोल रहा है ना, बड़ा माननीय सम्मानीय पद होता है, लोग कितने आदर से देखते हैं। नहीं ठीक है, चेक करता हूँ। हम गांव में रात को जाते थे, बच्चे हमारा सहयोग करते थे और सारा गांव इकट्ठा होता था, कुछ गीत संगीत और फिर गांव की चर्चा पर बहस करते थे। और उसमें ये बात आती थी कि भाई हमें वो काम करने चाहिए जो सरकार नहीं कर सकती, सरकार के बगैर हम कर सकते हैं, बिना मदद के कर सकते हैं। जैसे अपना जंगल बनाना, अपना पानी ठीक करना, अपने बटिया ठीक करना, अपना संगठन बनाना। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा और हमने गांव में महिला मंगल दल बनाने शुरू किए। महिलाएं बहुत जुटती थी और मेरा ये पक्का भरोसा है कि दुनिया में जीवन की शक्तियों का प्रतिनिधित्व हमेशा मादा करती है। और इसका परिणाम ये हुआ कि गांव-गांव में महिला मंगल दल बनने लगे। हमने कहा कि भाई अगर आज आपका जंगल 10 किलोमीटर दूर है और अगर आप अपने पास इसको बना देंगे, जो खाली पड़ी बंजर जमीन है, तो जो जंगल 10 किलोमीटर है ये 2 किलोमीटर पे आ जाएगा। तो आपका समय 8 किलोमीटर आने जाने में जो लगता है वो बचेगा और उतना समय आप अपने स्वास्थ्य को, अपने बच्चे को, अपने घर को दे सकेंगे। सरल और सहज भाव से कही भी बात लोग जल्दी ग्रहण करते हैं। देखते देखते हर गांव में लोगों ने अपने अपने तरह से जंगल बनाने शुरू कर दिए। हमने नर्सरी बनाई और स्कूल नर्सरी उसको नाम दिया। बच्चों से कहा कि भाई आप बीज लाओ और ऐसे पेड़ों के बीज इकट्ठा करके लाना कि जो गांव में चारा पत्ती के काम आते हो, ईंधन के काम आते हो, जिनकी आवश्यकता घर में सबसे ज्यादा होती है, जैसे बांस, जैसे काफूर, जैसे उदीस, जैसे अखरोट। बच्चे लाए, हमने फलदार पेड़ों की नर्सरी अलग और जंगल के पेड़ों की नर्सरी अलग से बनाई। ये कार्य इतनी अच्छे तरीके से बन पा कि स्कूल वन एक तैयार किया हमने। स्कूल नर्सरी के बाद एक स्कूल वन तैयार है, 2 हेक्टेयर जंगल जमीन है। और फिर नजदीक के स्कूलों को बुलाकर उसके लिए प्रेरित किया। फिर सन 80 से हम हर साल 4 बड़े शिविर लगाने लगे। इन शिविरों में, ये शिविर पाठशाला में लगते थे। एक तरह से पूरा समाज ही हमारी पाठशाला हो गई थी। और उस पाठशाला में छुट्टियों के दिन में आसपास के गांव के 10-5 गांव के लोगों को बुलाते थे, स्कूल के बच्चों को बुलाते थे, शिक्षकों को बुलाते हैं। आज भी इस तरह के शिविर हम अपने इलाके में लगाते हैं। उसमें बहुत सी चर्चाएं होती थी। पढ़े लिखे लोग अपनी तरफ से पक्ष रखते थे, गांव के लोग अपनी तरह के अनुभव सुनाते थे और फिर जो रास्ता बनता था उसको तय करते थे। इसका बड़े अच्छे परिणाम निकले और लोगों ने, महिला मंगल दलों ने पैसा जमा करना भी शुरू किया। गांव-गांव में ग्राम नर्सरी बनने लगी। सन 87 में एक बड़ा सूखा पूरे देश में आया, जिसे 100 साल का सूखा कहा गया। डीपीएपी जैसी योजनाएं उस समय से देश में लागू हुई। हमारे लगाए हुए पेड़ भी उस सूखे में सूख गए। हमने तब फिर चिंता के साथ बैठक बैठाई। पहले ये अनुमान था कि पहाड़ों उत्तराखंड में 60 से लेकर 90 दिनों के बीच में एक बरखा जरूर आ जाती है, लेकिन फिर उस साल तो कोई 8 महीने तक कोई बरखा ही नहीं आई।
तो फिर ये सोचा गया कि भाई पेड़ के साथ जब भी बरखा आए, पेड़ को बचाने के लिए एक छोटा पानी का गड्ढा बना लेना चाहिए। तार ऐसे खड़े होते हैं, ऊपर गड्ढा बना दो, उसके नीचे पेड़ लगा दो, कच्चा गड्ढा। यानी पेड़ को बचाने के लिहाज से पानी का काम शुरू हुआ। सन 90 में जिस तरह की कॉन्फ्रेंस है, ऐसे ही किसी कॉन्फ्रेंस में ऐसे अपना स्वभाव कहीं था नहीं, 10-12 साल बाद कोई एक मित्र हमारे दिल्ली के थे, उन्होंने हमें बुलाया। वहां पर देश भर से आए पानी के लोग और पानी की चर्चा की। कुछ मित्रों ने कहा कि भाई हमने 4000 तालाब बनाए, कुछ ने कुछ कहा। मुझे भी बोलने को कहा गया और मैंने कहा भाई हमने 5000 तालाब बनाए। आपकी तरह बैठे थे एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति इसमें थे। उन्होंने कहा जब समाप्त हो गया मेरा भाषण कि भाई सच्चिदानंद तुमने बहुत अच्छा काम किया उत्तराखंड में, लेकिन ये बताओ कि ये 5000 तालाब कितने बड़े? मैंने कहा ये तालाब इससे भी कुछ छोटे और कुछ इतने बड़े हैं, यानी 1.5 फीट 2 फीट 2.5 फीट की गोलाई है। उन्होंने कहा ये तालाब नहीं, पानी के गड्ढे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने पानी के काम की शुरुआत हिमालय से की है। और फिर बैठक के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार तुम अपने देश में पानी के संचय की परंपराओं का अध्ययन करो और मैं तुम्हारे घूमने फिरने का प्रबंध कर देता हूं। उसी साल पूरे 2 वर्ष तक मुझे अपने देश को देखने और समझने का मौका उन्होंने दिया और पानी की भव्य परंपराओं को मैंने देखा। उत्तराखंड में हम उसका क्या कर सकते थे, तब मेरी समझ बहुत खुल गई और हमने अपने तालाब कुछ बड़े बनाए, कुछ गोल बनाए। वो अनोखी रचना हो रही थी। 1999 में जिस पहाड़ पर मैं काम करता था, जिसे उत्तराखंड का बीच का हिस्सा कहते हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य जब बना तो इसमें 2 बातें बड़ी थी। एक तो इसका नाम उत्तर प्रदेश से अब जब ये अलग होगा तो उत्तराखंड होगा, और दूसरा इसकी राजधानी गैरसैंण होगी। तो गैरसैंण के पास का इलाका है दूधातोड़ी, यानी दूध का घर, जहां से रामगंगा निकलती है। एक तो गंगा जी है अपनी और एक रामगंगा। तो 1999 में उस सूखे पहाड़ पर जिस पर मैं काम करता था, उसमें एक छोटी सी पानी की धारा निकली। हमने कोई तब 2000 तालाब बनाए थे और करीब 2 लाख पेड़ उस पहाड़ पर लगाए थे। ये एक ऐसी घटना थी जो सबको आनंद दे रही थी कि साल भर उस सूखे नाले में पानी बहने लगा। मित्रों ने उस कहा कि भाई इसका नाम इसी गांव के नाम पे होना चाहिए, और उस गांव का नाम था गाठरक और उस छोटी सी नदी का नाम दिया गाठगंगा। ये जब कुछ लोगों को पता चला तो संयुक्त राष्ट्र की एक एफएओ की टीम ने उत्तराखंड आने का मन बनाया। इसमें जो एशिया के पूरे कंट्रीज के लोग हैं, 17-18 देशों के लोग, उनके सेक्रेटरी, उनके टॉप एनजीओ जो उन देशों में आपने भेजे, और भारत सरकार के सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी और ये सब। मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से फोन आया कि आपके यहाँ इस तरह की टीम आ रही है। हम बड़े खुश थे, पैदल आना था सब लोगों। उसमें वर्ल्ड बैंक की चीफ वेंडा भी आई थी। वेंडा एक महिला है और वो भी उस टीम में भ्रमण कर रही थी देश का। मुझे कहीं बाहर बुलाया गया, जैसे ये रुड़की है, इसी तरह से एक जगह है कार्बन नेशनल पार्क के पास रामनगर, वहां कार्बन नेशनल पार्क में मुझे बुलाया गया और वेंडा ने कहा कि भाई देखो हम जहां जाते हैं वहां या तो संस्था के लोग बोलते हैं या संस्था के द्वारा तैयार किए गए प्रतिनिधि बोलते हैं,
यदि इसी तरह से कुछ नुमाइंदे और कुछ की बात हमने सुनी है तो मुझे आपके यहाँ आने में कोई रुचि नहीं है। मैंने कहा हम क्यों बोलेंगे, आप आइए, लोग बोलेंगे। वो पहुंचे और हमने पूरे 2 दिन तक बिल्कुल नहीं बोला, चुप रहे। 10,000 से ज्यादा लोग थे। पहाड़ में 10,000 महिलाएं बहुत मायने रखती हैं। महिलाओं ने अपने अपने तरीके से कहा, उनके साथ भाषा की अदला बदली करने वाले लोग थे। उन्होंने पूछा कि ये लोग क्या करते हैं तुम्हारे? उन्होंने कहा कुछ नहीं करते। क्या करते हैं? ये तो थोड़ा घास का काम करते हैं, पेड़ का काम करते हैं, जंगल लगाते हैं, घास लगाते हैं, पानी बचाते हैं, और क्या करते हैं? कुछ भी। हमारी तो बहुत सारी समस्याएं हैं। हम प्रसव होती है तो हमारा अच्छा इलाज नहीं है, प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, हमारे बच्चों के लिए टीकाकरण नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो नदी नालों में कहीं पुल नहीं है, हम कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। ये सब बातें उन्होंने बताई। वापिस जब हुए और एक बैठक फिर उस पर समीक्षा हुई, वैज्ञानिक ने कहा भाई तुम जिन कामों को कर रहे हो ये तो सब ने कहा कि हाँ तुम ये कर रहे हो, लेकिन लोगों की तो बहुत समस्या है। और ये 100 गांव तो तुम जिनमें उस समय हम लगभग 100 गांव में काम फैल चुका था। मैं तुम्हें यही बार इन 100 गांव में पूरा काम करो तुम, और टोटल डेवलपमेंट के लिए 1200 करोड़ रुपए देते। ये एक ऐसा मौका था, 1200 करोड़। और उन्होंने कहा भारत सरकार के जो सेक्रेटरी यहाँ पर हैं ये सब आपको कोऑपरेट करेंगे और आप ये पूरा डेवलपमेंट कीजिए। हमने बहुत सोचा और उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया कि आपने इतना बड़ा आनंद, इतना बड़ा आदर हमारे काम को दिया और हमारी माँ बहनों की पीड़ा को समझा। लेकिन ये सब काम तो सरकारें कर ही रही है, और इतनी बड़ी रकम लेकर के हम क्या करेंगे? हम शिक्षक हैं, एक छोटा सा काम अपना है शिक्षा का, और ये भी इसमें फिसलने का डर है। इसलिए हम नम्रता के साथ आपके इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। ये एक समाचार देश के किसी अखबार में छपा और उस समाचार को अपने देश के एक बहुत बड़ा संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं उनको पूज्य सरसंघचालक कहकर के संबोधित किया जाता है। तो उस समय के जो सरसंघचालक थे केसी सुदर्शन जी, उन्होंने उस समाचार को पढ़ा और देश में उस समय स्वदेशी जागरण की एक अभियान उनकी ओर से था। उन्होंने कहा अपने देश में ऐसे लोग हैं जो वर्ल्ड बैंक के इस तरह के पैसों को वापस लेने से इनकार कर सकते हैं, कि मैं ऐसे लोगों के बीच जाना चाहता हूं और इनका काम देखना चाहता हूं। तब दिल्ली में और देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ दिनों बाद मेरे पास कई तरह के लोग आए और एक तरह से सूचनाएं मांगते थे। मुझे तो करीब लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। करीब लगभग 15-20 दिन पहले फिर एक बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी की ओर से आया कि आपके यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक के आना चाहते। हमें बड़ा अद्भुत लगा और वो वहां आए। जब वो उनके साथ ये भी था कि दिल्ली से 4 मिनिस्टर दिल्ली से आएंगे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर आएंगे, ये सब आएंगे। मैंने कहा ये सारे मंत्री लोग उनको घेरे रहेंगे, फिर जनता के बीच आकर क्या लाभ होगा। इसलिए अगर वो आए तो बहुत ही स्वागत और बहुत भाग्य है, परंतु ये सारे मंत्रीगण और इस तरह का काम धाम साथ में रहेगा ये परेशानी होगी और तो कुछ होगा नहीं। तो सभी को रामनगर में रोक दिया गया और वो अकेले आए। जब वो वहां पहुंचे तो पूरे 3 दिन उस कार्यक्रम में रहे। बड़ी ऐसी बात है, 3 दिन किसी ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक का ऐसे महान पदों पर बिना महान तप और बिना महान पुण्य के व्यक्ति नहीं पहुंच सकते, और उनका 3 दिन वहां पर रहना हमारे अद्भुत सौभाग्य है।
उसके बाद तो ये 2001 की घटना है और उसके बाद तो जैसे वहां लोगों का आने का एक सिलसिला ही चल रहा है। फिर कर्म रुका नहीं, सभी तरह के लोग वहां पर पहुंचे और सब ने अपने अपने तरह से इस कार्यक्रम को देखा, सराहा। ये छोटी सी नदी 2010 में उत्तराखंड में बड़ी आपदा आई थी, घाटगंगा। घाटगंगा का उस समय भी 3 लीटर प्रति मिनट का बहाव था, जो कटारमन कोशी के आंकड़े हैं, जो इस पर रिसर्च किया। आज इस पर बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4, गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट के 4, यहाँ रुड़की जो यहाँ पर आप स्थित है, यहाँ पर भी हमारे प्रदेश की एक उच्च शिक्षण संस्थान है IIT रुड़की, इसके भी कुछ लोग वहां पहुंचे हैं। हमारे प्रदेश में 2 बड़े शिक्षण संस्थान हैं, एक IAS अकेडमी मसूरी और एक IIT रुड़की। दोनों जगह से लोग उत्तराखंड आते हैं। और उसके बाद 3 लीटर प्रति मिनट का बहाव उस सूखे के समय में उस घाटगंगा में था। अगर 1 लीटर पानी की कीमत 14 या 15 रुपए है, तो बोतल का खर्चा अगर हम घटा भी दें तो 10 रुपया फिर भी होती है। तो 30 रुपया प्रति मिनट वो लोगों का पुरुषार्थ 30 रुपया प्रति मिनट का पानी देश को देता है। और इसको अगर हम पूरे साल की तरह से देखें तो 1,56,07,200 रुपए का पानी अकेले घाटगंगा भारत को देती है। और मित्रों, मुझे आपके सामने यह बात रखने में बहुत खुशी है कि आज 150 से अधिक गांव में हमारे सघन जंगल है और 30,000 से अधिक तालाब हमने बनाए हैं। इन तालाबों के कारण इन जंगलों में कभी आग नहीं लगती, पूरा वन्य जीवन इसमें लौटा है। यूं प्रकृति की देनों को जो लोग बाजार की व्यवस्था से जोड़ते हैं, वो एक भ्रष्ट विचार है। लेकिन आज हम ऐसी व्यवस्था में हैं क्योंकि पानी भी प्रकृति की देन है, लेकिन पानी आज सबसे बड़ा बाजार है। भारत में पूरे संसार का केवल 4% पानी है। भारत जो पूरे संसार का 2.42% जमीन पर रहता है, भारत जहां संसार की 18% आबादी रहती है, वहां पानी केवल 4% है। उसमें उस 4% को अगर हम 100% कर दें तो उसमें 26% योगदान अकेले मां गंगा का है। और मां गंगा भारत की 47% आबादी के जीवन का भरण पोषण करती है। इस प्रकार हिमालय हमारा एक प्राकृतिक जलाशय है, एक जीवन दाता है। भगवान श्री कृष्ण ने हिमालय को देखकर कहा था, मैं पर्वतों में हिमालय, ये भगवत स्वरूप है। कालिदास ने कहा, अस्तुतश्याम दिशदेव आत्मा हिमालयो नाम नगाविराजा पूर्वा प्रोतो यनिधि बगाया युवमान स्थिता पृथ्व्याम युवमान गंगा, जो पृथ्वी का मानदंड है, जहाँ से अमृत रूपा नदियों का उद्गम होता है, जहाँ देवताओं की आत्मा रहती है, जो देवताओं की आत्माओं का घर है। अगर हिमालय, लेकिन हिमालय के खतरे कम नहीं है, उत्तराखंड के खतरे कम नहीं है, क्योंकि अब हमारा पड़ोस तिब्बत नहीं है, अब हमारा पड़ोस चीन है। इसलिए ये छोटा सा प्रयोग आज हमारे करीब 150 से ज्यादा विद्यालयों में जो स्कूल नर्सरी, स्कूल बीज भंडार हमने तैयार किए। छोटे छोटे बच्चों में पर्यावरण की अपनी एक समझ है। हमने गांव-गांव में शौचालय बनाए, चुपचाप इन कामों को करते रहे। 8,000 से ज्यादा परिवारों में हमने धुआं रहित चूल्हे लगाए। और ये कोई ऐसा काम नहीं कि जिसमें हमें कोई सरकारी या कहीं बाहरी मदद दी हो। ये तो मित्रों के सहयोग से और लगभग बिना किसी मदद के काम खड़ा हुआ है। यहाँ पर हैदराबाद की
एक बड़ी टीम वहां पर एक पूरे महीने भर रही थी। उन्होंने उस पर एक बड़ा रिसर्च पेपर दिया, रूरल डेवलपमेंट इन ग्रासरूट करके, और वो मुझे बहुत बाद में पता चला कि इसके ऊपर नेशनल ज्योग्राफी ने फिर एक फिल्म बनाई और दुनिया के 30 बेहतरीन कामों में नेशनल ज्योग्राफी ने इसे शुमार किया। आप सब क्योंकि देश भर से आए हुए आप सरस्वती के पुत्र यहाँ पर हैं, आप सबके दर्शन करना भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि इस काम को पिछले साल मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय महात्मा गांधी अवार्ड से नवाजा, और आज इस काम के बलबूते पर ही ये जो हमारा नेशनल NMDF है, इसने मुझे ये आदर दिया, इस मंच पर आके सामने खड़ा होने का सौभाग्य दिया। हमने अपने काम को पानी लाखों आंदोलन का नाम दिया है, क्योंकि पानी जीवन का सबसे बड़ी अमूल्य धरोहर है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। बच्चों के साथ, नई पीढ़ी के साथ, माता बहनों के साथ और पूरे समाज के साथ आपने इतने धीरज के साथ मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।